Hello everyone, welcome to my channel. Our today's chapter is Going Places by A.R. Barton of class 12th. A.R. Barton is a modern writer and ये स्टोरी Going Places जो उन्होंने लिखी है ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। कैसे आजकल बच्चे अपने फैंटेसी वर्ल्ड में अपने ही इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। फर्स्टली कैरेक्टर्स के नेम्स देख लेते हैं। एक लड़की है सोफ़ी, एक है जेंसी, दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। जेंसी का ब्रदर है फ्रैंक, सोफ़ी के मदर फादर हैं, सोफ़ी के 2 भाई हैं, एक है जियोफ और एक है डेरिक, एक है डैनी कैसी जो कि एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। सो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, सोफ़ी एंड जेंसी। ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और दोनों ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। अब एक चीज़ जो इन दोनों में सिमिलर नहीं है वो है कि सोफ़ी फैंटेसी में बिलीव करती है, अपने ही ख्यालों में रहना पसंद करती है और डे ड्रीमर है। वहीं जेंसी बेहद प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती है। तो सोफ़ी और जेंसी की बातचीत से ही स्टोरी स्टार्ट होती है। दोनों स्कूल से वापस आ रही होती हैं। सोफ़ी बोलती है जेंसी से कि बहुत जल्द ही मैं यहाँ अपना एक बुटीक ओपन करूँगी। जेंसी डाउटफुली उसको देखती है और कहती है दैट सोफ़ी उसके लिए काफ़ी सारे रुपए चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास नहीं। सोफ़ी कहती है हाँ तो कोई नहीं, पहले मैं मैनेजर बन जाऊंगी, उसके बाद जो रुपए मेरे पास इकट्ठे होंगे उनसे मैं बुटीक खोल लूँगी। तुम देखना जेंसी, मैं काफ़ी फेमस फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, मैरी क्वेंट की तरह, एकदम नेचुरल, एंड मेरा बुटीक इस जगह का सबसे सुंदर बुटीक होगा। ये सब सुनकर जेंसी सोचती है कि सोफ़ी ऐसी बातें क्यों कर रही है। क्या सोफ़ी को नहीं पता कि जैसे ही हमारी स्कूलिंग फिनिश होगी हमें काम बिस्किट फैक्ट्री में ही करना होगा। उसके फादर अलाउ ही नहीं करेंगे किसी और वर्क के लिए, तो उसे ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। बट सोफ़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है मैं पहले एक्ट्रेस बन जाऊंगी, उस फील्ड में तो बहुत पैसे हैं, और फिर अपना बुटीक खोलूंगी, क्योंकि एक्ट्रेस की जॉब फुल टाइम जॉब तो होती नहीं है ना। अब यही सब बातें करते करते सोफ़ी के घर के पास पहुंचने वाले होते हैं वो दोनों, और बारिश भी आने वाली होती है। और घर जाते जाते भी सोफ़ी जेंसी से यही बोलती है कि देखना मैं बुटीक ज़रूर खोलूँगी। तो जेंसी कहती है कि सोफ़ी अगर तुम्हारे पास पैसे आए तो सबसे पहले तुम अपने लिए एक घर खरीदना। एंड देन वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। घर में सोफ़ी देखती है उसके फादर शेफर्ड पाई खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको पसीना आ रहा है, मतलब दिन भर उन्होंने बहुत काम किया है, ये उनके फेस से ही नज़र आ रहा है। एंड सोफ़ी जब घर में एंटर करते टाइम बुटीक वाली बात बोल रही थी जेंसी को, तो वो उसके फादर और भाई ने भी सुन ली थी। तो उसका भाई, छोटा भाई डेरिक, जो कि फादर की चेयर के पीछे लटक कर झूल रहा था, कहता है कि डैड, लगता है कि सोफ़ी को तो ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं, टोंट मारते हुए उसका छोटा भाई उसको कहता है। देन सोफ़ी की नज़र जाती है उसकी मदर की तरफ, जो कि सिंक पे काम कर रही हैं और उन्होंने एप्रिन पहना हुआ है, और वो देखती है कि एप्रिन का नोट जो है वो काफ़ी ढीला बंधा हुआ है। वो सोचती है कि ये तो कभी भी खुल सकता है, और उसका ध्यान जाता है उसकी मदर की झुकी हुई कमर पर। मतलब यहाँ दिखाया गया है कि इतना ज़्यादा घर के काम का बोझ था सोफ़ी की मदर पे कि उनकी कमर भी बैंड हो गई थी। फिर घर की हालत दिखाई गई है, दैट सारा काम जो था घर का, और सारा घर जो था वो मेस्ड अप पड़ा हुआ था, अंधेरा होने वाला था, घर में धुआं घुट रहा था, और सोफ़ी को ये सब देखकर सफोकेटेड फील होता है। ठीक है, बिकॉज उसके ड्रीम्स तो काफ़ी बड़े बड़े थे। उसके बाद वो जाती है अपने भाई जियोफ के पास। उसको 3 इयर्स हो चुके हैं कॉलेज कंप्लीट किए हुए। एट प्रेजेंट वो अप्रेंटिस मैकेनिक है, यानी कि सीख रहा है। सोफ़ी देखती है कि वो अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है और कारपेट की तरह उसने न्यूज़पेपर नीचे बिछा रखा होता है। उसको काम में लगा देखकर सोफ़ी को अच्छा भी लगता है और वो जेलस भी होती है। पसंद वो इसलिए करती है जियोफ को बिकॉज सोफ़ी अपने माइंड में जो ख्याली पुलाव पकाया करती थी ना, कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, जो भी डे ड्रीमिंग या बड़े बड़े सपने वो देखती थी और सोचती भी थी, और उनको जब जियोफ से शेयर करती थी तो वो उन्हें शांति से सुन लेता था। और जेलस इसलिए फील करती है क्योंकि जियोफ अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता था सोफ़ी से कभी।
वो मैकेनिक था और जहाँ भी जाता हो डिफरेंट लोगों से मिलता तो होगा ही, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस उसके पास होंगे। सोफ़ी भी उनको एक्सपीरियंस करना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी, और वो चाहती थी कि जियोफ मुझको अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मुझसे शेयर करे, बट जियोफ ऐसा नहीं करता था। नाउ वो फिर इमेजिन करने लगती है अपने माइंड में, फिर से क्या इमेजिन करती है कि वो और जियोफ एक साथ हैं, जहाँ वो एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह हैं, जहाँ उन दोनों ने बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं और सारी दुनिया उनको वेलकम कर रही है। ये एक अलग ही वर्ल्ड सोफ़ी के माइंड में चल रहा है जिसे उसने इमेजिन कर लिया है। ओके, फिर वो जियोफ का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहती है कि आज मैं डैनी कैसे से मिली। अब डैनी कैसे कौन है? ये एक आयरिश फुटबॉलर है। जियोफ कहता है कहाँ मिली? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोफ़ी कहती है मिली थी मैं बताती हूँ ना कहाँ मिली। मैं आर्केड में मिली। आर्केड क्या होता है? ऐसा मार्केट जहाँ दोनों तरफ शॉप्स होती हैं और ऊपर से कवर्ड होता है। जियोफ अब भी नहीं मानता। वो कहता है अरे मैं मिली थी, मैं वहाँ कपड़े देख रही थी और मैंने देखा मेरे पीछे डैनी कैसे खड़ा है। जियोफ पूछा अच्छा बताओ वो कैसा दिखता है? वो बताती है उसकी ग्रीन आइज़ हैं, जेंटल आइज़ हैं, ज़्यादा टॉल भी नहीं है, और चुप हो जाती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं। वो फ्रेश होते हैं और टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। वो दोनों जाते हैं अपने फादर के पास। जियोफ कहता है अपने फादर से कि डैड, सोफ़ी आज डैनी कैसे से मिली। अब उसके फादर भी इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, क्योंकि घर में सबको पता था सोफ़ी तो डे ड्रीमर है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, स्टोरीज को कब करती रहती है कि नहीं। तो सोफ़ी उनको बिलीव दिलाने के लिए बोलती है कि डैनी कैसे एक शॉप खरीदने वाले हैं। फादर पूछते हैं तुमने कहाँ से सुना? वो कहती है उन्होंने खुद कहा मुझसे। फिर उसके फादर उसको गुस्से में कहते हैं कि ये स्टोरीज बनाने की जो तुम्हारी आदत है, इस वजह से तुम एक दिन बहुत बड़े ट्रबल में खुद को डाल लोगी। देन सोफ़ी बोलती है जियोफ को कि इस बारे में किसी को बताना मत, अदरवाइज डैड मेरा मर्डर ही कर देंगे, प्लीज़ जियोफ। जियोफ कहता है कि वो तुमसे क्यों बात करेगा, यानी कि डैनी कैसे की बात हो रही है कि वो तुमसे क्यों बात करेगा, उसके पास तो बहुत सारे फैंस होंगे। सोफ़ी कहती है नहीं, मैंने ही उससे बात की थी और इनफैक्ट मैंने उससे डेरेक के लिए ऑटोग्राफ भी मांगा था, बट ना उसके पास पेन था ना मेरे पास पेन था, सो हमने बस थोड़ी सी बातें ही की, बट उसने नेक्स्ट वीक मुझे ऑटोग्राफ की बात कही है। जियोफ कहता है हाँ अगर मिलेगा तो। सोफ़ी कहती है अब तो बिलीव हो गया ना तुम्हें? मतलब सब उसको समझाना चाहते हैं कि स्टोरीज ना बनाया करे और उस पर बिलीव भी नहीं कर रहे हैं, और सोफ़ी भी यही बोलती जा रही है कि डैनी कैसे उसको मिला था। फिर क्या होता है? सोफ़ी अगेन अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाती है और सोचती है कि जियोफ को अपनी अपीयरेंस के बारे में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, उसे अपने कपड़ों के बारे में और केयर करनी चाहिए, उसे शाइनी जैकेट्स वगैरह पहननी चाहिए। वो टॉल है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है। अब उनकी फैमिली ने एक तरीके से रिचुअल यानी रीत बना रखी है कि वो सब सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, एक्सेप्ट देयर मदर। यूनाइटेड टीम को वो सपोर्ट करते हैं। मैच में डैनी कैसे ने गोल किया एंड बिकॉज ऑफ डैट गोल उनकी टीम विन होती है। वो सब मैच देखकर लौट रहे होते हैं तो उसकी फ्रेंड जेंसी उसको मिलती है। जेंसी पूछती है सोफ़ी मैंने सुना तुम डैनी कैसे से मिली? अब सोफ़ी गुस्सा हो जाती है कि इसको कैसे पता। जेंसी कहती है तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई को बताया, और जेंसी के भाई का नाम क्या था? फ्रैंक, यानी कि जियोफ ने फ्रैंक को बताया। तो सोफ़ी बहुत डिसअपॉइंट होती है जियोफ से कि ये तो मेरी और उसकी पर्सनल बात थी, उसने शेयर क्यों की किसी से भी। और वो जेंसी को बोलती है कि यस मैं मिली थी। फिर सोफ़ी सोचने लगती है कि क्या उसको सारी बात बता दी होगी जियोफ ने कि नेक्स्ट वीक मैं फिर से डैनी कैसे से मिलने वाली हूँ या नहीं। तो बातों से उसे पता चलता है कि नहीं, पूरी बात नहीं बताई है। तो वो सोचती है चलो अच्छा है और खुश होती है। फिर वो जेंसी से कहती है कि प्लीज़ किसी को बताना मत, वरना तुम्हें तो पता ही है मेरे फादर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जेंसी कहती है ट्रस्ट मी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। बट फिर भी सोफ़ी सोचती है कि जियोफ को नहीं बताना चाहिए था किसी को भी। जेंसी तो बात फैलाने वालों में से है वैसे भी, तो ये किसी को भी उसे नहीं बताना चाहिए था, कहीं अब ये जेंसी किसी और को ना बता दे।
नेक्स्ट सोफ़ी एक जगह बैठी है एंड अगेन इमेजिन करने लगती है कि डैनी कैसे उससे मिलने आएगा एंड आगे और सोचने लग जाती है। मतलब इतना ज़्यादा इमेजिनेशन और ड्रीम वर्ल्ड में वो इन्वॉल्व हो जाती है दैट डैनी कैसे आ रहा है ये सोचने लगती है। और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है उनकी मीटिंग के लिए और यहाँ उन्हें कोई देखेगा भी नहीं क्योंकि ये प्लेस काफ़ी दूर है मेन सिटी से और काफ़ी पीसफुल प्लेस है। वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि रियलिटी डिफरेंट है, डैनी कैसे तो नहीं आएगा उससे मिलने। अब मैं घर जाकर सबको क्या बोलूँगी, क्योंकि वो तो सबको बोल के आई थी ना नेक्स्ट वीक मुझसे मिलने आएगा, मैं ऑटोग्राफ लेकर आऊँगी। तो अब सब पूछेंगे कि आज तो डैनी कैसे तुमसे मिलने आने वाला था, तुम डेरेक के लिए ऑटोग्राफ लाने वाली थी। तो उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, दुख हो रहा होता है, वो डिसहार्टेड फील करती है क्योंकि सच्चाई उसको पता थी। अब वो घर जाएगी और घर पर सब उसको यही बोलेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम डैनी कैसे से नहीं मिली हो, ना तुम ऑटोग्राफ लाने वाली हो, और ट्रुथ भी यही था। सो यही था आज का चैप्टर। इसके टाइटल की बात करें तो यही मतलब है कि सोफ़ी जो कि पुअर बैकग्राउंड से आती थी वो अपने माइंड में जो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती रहती थी, घूमती रहती है, ट्रैवल करती रहती है, विजिट करती रहती है। बिकॉज रियलिटी में तो वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकती क्योंकि उसका क्या ड्रीम था कि उसको बहुत बड़ा एक बुटीक खोलना है, लेकिन रियलिटी क्या थी कि वो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तो यही इसका टाइटल है गोइंग प्लेसेस, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ट्रेवल करती रहती है। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.